हेलो कंपटीटर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट चैप्टर का कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। तो कोपेन सर ने क्लाइमेट को कैसे क्लासीफाई किया, कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये समझने के पहले हम लोग कुछ टर्म को देख लेते हैं और कुछ टेक्निकल चीज़ को भी समझ लेते हैं, जिससे कि वो क्लासिफिकेशन और ये क्लाइमेट चैप्टर जो आगे हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, ये समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपका हो गया अर्थ का फिगर। हम लोग इसमें से समझेंगे, ये तो 0 डिग्री हो गया, ये तो इक्वेटर हो गया, और ये जो आपको डॉट डॉट टाइप का जो दिख रहा है लाइन, ये नीचे भी नॉर्थ में भी और साउथ में, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ वाला 23.5 डिग्री, और ये साउथ का 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक कर्क रेखा है और एक नीचे वाला है। ठीक है, हिंदी में। तो ये जो रीजन है यहाँ से, ये पूरा यहाँ ये डॉट डॉट लाइन जो है नॉर्थ साउथ मिला के, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये पूरा इस रीजन को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल को हिंदी में हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं हिंदी में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ट्रॉपिकल रीजन और उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका ट्रॉपिकल, मतलब उष्ण कटिबंधीय। अब एक टर्म आता है सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल जो है आपका, ये 23.5 से ये लगभग 43 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ भी साउथ में 23.5 डिग्री साउथ टू 40 डिग्री, मतलब या फिर आप मान सकते हैं, एक माना जाता है कैलकुलेशन करके कि 38 डिग्री साउथ तक आप मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि 23.5 डिग्री मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर है 38 डिग्री तक का ये जो रीजन आपको जो ब्लैक लाइन का दिख रहा होगा, और नीचे भी साउथ भी ठीक वैसा ही, इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन। ये हो गया, और आपका ये क्षेत्र जो है ये रीजन, इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। देखिए यहाँ हम लिख भी दिए हैं 23.5 डिग्री टू 35 डिग्री या फिर 40 डिग्री तक आप मान सकते हैं, 35 से 40 तक के बीच का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं? उपोष्ण। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, आगे बहुत काम आएगी। इसी का काम ही है ज्योग्राफी में मैक्सिमम, जब तक आप इस तरह की चीज़ें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो सब ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल ही हुआ, लेकिन इसमें से थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल हो गया ये। अब 23.5 डिग्री तक तो ट्रॉपिकल हुआ, और 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक को, मतलब ये पूरा रीजन, ये सब ट्रॉपिकल को मिलाते हुए, ठीक है, ये पूरा कहलाता है टेम्परेट। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। इसी टेम्परेट में ये पूरा यहाँ देखिए 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 तक ये पूरा टेम्परेट जोन कहलाता है। लेकिन इसी में क्या है, 23.5 से ये 38 डिग्री तक का जो ये जो रीजन है, ये टेम्परेट जोन में ही है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। टेम्परेट हो गया 23 से 66.5 डिग्री तक, ये ओवरऑल हो गया टेम्परेट। अब टेम्परेट में पूछ रहा है कि सब ट्रॉपिकल क्या हुआ, तो हम लोग सब ट्रॉपिकल भी बता देंगे कि ये डिग्री हुआ। तो टेम्परेट को हम लोग कहते हैं हिंदी में शीतोष्ण।
क्या कहते हैं, शीतोष्ण। अब आ गया, अब ये जो ऊपर बच गया 60.5 डिग्री से 90 डिग्री जो कि पोल रीजन होता है, इधर भी पोल हो गया साउथ 90 डिग्री तक। तो इस रीजन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग नॉर्थ साउथ दोनों में कहते हैं क्या, फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं, फ्रिजिड। ठीक है, शीत कटिबंध, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। समझ गए। तो ये चार चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक बार समझ जाएंगे तो आपको ये याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या समझना है कि 0 से 23.5 डिग्री तक ऊपर हो चाहे नीचे हो, मतलब नॉर्थ हो या साउथ हो, वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा, हिंदी में उष्णकटिबंधीय कहलाएगा। उससे थोड़ा ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा नीचे साउथ में 38 डिग्री तक के रीजन को हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल कहते हैं। ऐसे ओवरऑल जो है यहाँ 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ इधर जो है को हम लोग कहते हैं टेम्परेट, हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण। और जो बच गया 60.5 से ऊपर पोल तक, नॉर्थ और साउथ पोल तक 90 डिग्री तक, उसको कहते हैं फ्रिजिड और हिंदी में कहते हैं शीत कटिबंध। इतना ही आपको समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है। ठीक है, इसका अभी आगे बहुत काम आएगा। इसको पेन क्लासिफिकेशन में हम लोग अभी देखेंगे। एक चीज़ और आएगा, जब हम लोग क्लासीफाई करने जाएंगे तो एक जगह टर्म आएगा स्टेपेज। क्या आएगा, स्टेपेज। ये एक तरह का ग्रास लैंड है, वैसा ग्रास लैंड जिसमें सिर्फ घास होती है और कहीं कहीं मतलब तालाब रिवर के आसपास थोड़ा बहुत ही फॉरेस्ट टाइप का इलाका होता है, रीजन होता है, मतलब बड़े बड़े पेड़ होते हैं। नहीं तो ओवरऑल सब जगह ये घास ही होता है। ठीक है, तो घास के मैदान को ही हम लोग ग्रासलैंड को ही इस तरह के स्टेपीज कहते हैं। अब स्टेपीज भी दो तरह का होता है, एक होता है कोल्ड या फिर टेम्परेट स्टेपीज, शीत ठंडा, या फिर शीतोष्ण स्टेपीज, घास का मैदान। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है, ईस्ट यूरोप में। यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में आपको इस तरह का ग्रासलैंड मिलेगा, सेंट्रल एशिया में मिलेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर एक प्रेरीज भी होता है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं स्टेपीज अलग ग्रासलैंड है, प्रेरीज अलग ग्रासलैंड है, और सवाना एक तरह का अलग ग्रासलैंड है। लेकिन प्रेरीज को भी हम लोग मान के चलते हैं कि ये स्टेपीज का ही है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक लगभग स्टेपीज के तरह ही होता है। ये भी सिर्फ घास ही घास का मैदान है। बस डिफरेंस क्या होता है कि ये जो है स्टेपीज, जो मेन स्टेपीज है उससे थोड़ा टॉल होता है, इस ग्रास का लेंथ जो है थोड़ा टॉल होता है। तो ये प्रेरीज स्टेपीज कह लीजिए या फिर सिर्फ प्रेरीज ही कह लीजिए। ये आपको किस रीजन में देखने के लिए मिलेगा, यूएसए में मिलेगा, रॉकी माउंटेन जो वेस्ट कनाडा में है, नॉर्थ मैक्सिको में देखने के लिए मिलेगा। आपको ये मैप जो है, इसका मैप मतलब मैप के अकॉर्डिंग भी, मतलब मैप आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस मैप पे आपको स्टेपीज का भी दिख रहा है और इसका सवाना का भी दिख रहा होगा और प्रेरीज का भी दिख रहा होगा। तीनों का आप इस मैप से समझ सकते हैं कि किस किस रीजन में है। और इतना तो आप लोग देख के समझ ही जाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन सा कंट्री है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पॉलिटिकल मैप एटलस का खोल के देख लीजिएगा कि ये जो रीजन शो कर रहा है यहाँ पे कौन सा कंट्री है। ठीक है, या फिर गूगल भी करेंगे कि टेल मी नेम द ईस्टर्न यूरोप कंट्री, बता देगा। सेंट्रल एशिया का पूछिएगा वो बता देगा। आज तो सब कुछ अवेलेबल है, तो मैंने बस एक समरी में आपको छोटा सा बता दिया है। दूसरा टाइप होता है स्टेपीज का हॉट या फिर सब ट्रॉपिकल स्टेपीज। यह आपको किधर देखने के लिए मिलेगा, यह आपको देखने के लिए मिलेगा मेडिटेरेनियन एरिया में, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, सहारा डेजर्ट अफ्रीकन। ठीक है, सहारा डेजर्ट में, थार डेजर्ट इंडिया में कहाँ देखने के लिए मिलेगा, थार डेजर्ट में देखने के लिए मिलेगा। और रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू में जो वेस्टर्न घाट है उसका रेन शेडो एरिया में, मतलब वेस्ट साइड में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। कौन, सब ट्रॉपिकल स्टेपीज कह लीजिए या फिर हॉट ट्रॉपिकल स्टेपीज कह लीजिए। सवाना ग्रासलैंड आपको अफ्रीका कंटिनेंट के बीच में, मतलब मिड अफ्रीकन कंट्रीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। साउथ अमेरिका में, साउथ में नहीं, उसके नॉर्थ पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग में। ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हिमालय के बेस में, तराई रीजन में भी आपको इंडिया में जो है ये सवाना ग्रासलैंड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है,
अब सवाना ग्रासलैंड क्या होता है, इसका मैंने एक शॉर्ट्स जो है बनाया हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट्स, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग चलेंगे कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रीजन को समझने के लिए। ठीक है, आप इसको एक बार देख के नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स कॉपी कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। तो व्लादिमीर कोपेन्सर जो है, कोपेन्सर का पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन, और ये जर्मनी के रहने वाले थे और एक बोटनिस्ट थे और क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। बोटनिस्ट मतलब वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, और मौसम वैज्ञानिक भी थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्लाइमेट रीजन को क्लासिफाई किया। ठीक है, सबसे पहली बार इसने ट्राई मारा 1900 में। कौन सा ईयर में? 1900 में इन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट लिया, जिसमें कि इन्होंने किस पे बेस्ड होकर के बनाया अपना क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट रीजन को डिवाइड किया ऑन बेस्ड ऑन वेजिटेशन जोन बाय कैंडोले। इसलिए मैंने कोपेन क्लासिफिकेशन पढ़ाने के पहले मैंने आपको कंडोले का वेजिटेशन जोन के बारे में पढ़ाया। उधर जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मेजोथर्म, जेरोथर्म्स, ये सब जो पढ़ाया है, ठीक है, तो उस पर कैसे बेस्ड होकर के इन्होंने बनाया ये भी मैं पिछले क्लास में समझा चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख लेना। अब मैं आगे बता रहा हूँ। 1918 में इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट किया, मतलब दूसरी बार क्लासीफाई किया। होता क्या है कि हम लोग जब एक बार कोई काम करते हैं, मान लेते हैं कि आपको स्कूल में या कॉलेज में कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, तो आप पहली बार जो सोचते हैं, पहला जो परफॉर्मा बनाते हैं कि मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा, यहाँ से मटेरियल उठाऊंगा, ये सब डालूंगा, इस तरह से बताऊंगा। लेकिन जब आप काम स्टार्ट करते हैं, जब कर रहे होते हैं, तो आपको बीच में अचानक से या फिर काम होने के बाद जब आपका एक काम पूरा हो जाता है, तो आपको याद आता है कि मतलब समझ में आता है कि हम इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ये भी कर देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, मुझे जो चाहिए वो रिजल्ट जो है वो और बढ़िया आएगा। तो आप फिर उस चीज़ को उसमें ऐड ऑन करते हैं, फिर उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरह कोपेन सर ने भी 1900 में पहली बार कंडोले के वेजिटेशन जोन पे बेस्ड जो है उससे इंस्पायर होकर के क्लाइमेटिक जोन को क्लासीफाई किया अलग अलग टाइप्स में। उसके बाद इनको फिर कुछ आइडिया आया कि इससे तो बात नहीं बन पा रही है, अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो ये और सोचे मन ही मन। तो फिर इन्होंने सोचा क्यों ना ये करके देखते हैं। फिर वो करके उन्होंने क्लासीफाई किया। तो क्या किया था सेकेंड अटेम्प्ट में 1918 में, इन्होंने मंथली एंड एनुअल एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के डाटा को कलेक्ट किया पहले, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रीजन में बांटा। मंथली एवरेज टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, मतलब अलग अलग रीजन, अलग अलग सभी देशों का इन्होंने मंथली, सोचिए कितना मेहनत किया होगा, कितना डेटा कलेक्शन में इनको दिक्कतें हुई होगी। उस समय तो आज के इतना इंटरनेट का माध्यम भी नहीं था, ना इतना पावरफुल सैटेलाइट था जो हम लोग को तुरंत पलक झपकते सब कुछ बता दे, एक तरह का डेटा कलेक्शन हो जाए। तो इन्हें रॉ डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन इन्होंने किया। तो क्या किया, हर रीजन का एवरेज टेम्परेचर का डेटा लिया, एवरेज प्रेसिपिटेशन का भी डेटा लिया, मंथली का भी, और उसके बाद मंथली बाय मंथली करके एक एनुअल का भी कुछ साल का 4-5 साल का इन्होंने एवरेज प्रेसिपिटेशन रेट देखा और एवरेज टेम्परेचर भी देखा। उसके बाद इन्होंने उस डाटा को एनालाइज करके क्लाइमेटिक रीजन को क्लासीफाई किया। उसके बाद भी इन्होंने कुछ ऐड ऑन करते रहा, मतलब 1931 में भी इन्होंने डेवलप किया अपने इस क्लासिफिकेशन को, 1936 में भी किया, मतलब करके फिर कुछ सोचते थे, फिर कुछ आइडिया आता था, फिर उसको ऐड ऑन करके चेक करते थे। या फिर किसी और रीजन के बारे में पता चलता होगा अचानक से कि ये रीजन छूट गया, यहाँ का तो हमने डेटा कलेक्ट किया ही नहीं। तो उस समय तो काफ़ी समय लगता था, तो डेटा लेट से आ रहा होगा। तो खैर ये 1936 तक कोपेन सर अपने इस क्लासिफिकेशन को डेवलप मॉडिफाई करते रहे। 1953 में गीगर पोही ने इनके क्लासिफिकेशन को जो मॉडिफाई किया, जो अंतिम रूप दिया,
वही आजकल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको यूज करते हैं। तो अब हम लोग उनके क्लासिफिकेशन को समझते हैं, जो हम लोग फाइनली अभी देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 5 प्रिंसिपल टाइप्स, क्या कह लीजिए 5 ग्रुप बनाया, ठीक है, कि पहला 5 ग्रुप, उसको इन्होंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया। जैसे क्लाइमेट टाइप ए, क्लाइमेट टाइप बी, क्लाइमेट टाइप सी, क्लाइमेट टाइप डी, क्लाइमेट टाइप ई, ठीक है। एक मेन जो क्लाइमेट का टॉपिक होता है कि इस तरह का क्लाइमेट जो है इस रीजन में है, तो इस तरह का उन्होंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया। इसके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे। उसके बाद जो कुछ अदर फीचर जो उसमें होते थे उसको इन्होंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया। मेन चीज़ को कैपिटल लेटर से, और जो स्मॉल फीचर्स था, स्पेशल फीचर्स, किसी रीजन का स्पेशल फीचर्स कि यहाँ ट्रॉपिकल तो है लेकिन कुछ और भी है, तो उन सारी चीज़ों को इन्होंने स्मॉल लेटर, जैसे स्मॉल एफ, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी, स्मॉल एच, ये सब का मतलब जो है वो अलग अलग होता है। हम लोग सब पढ़ेंगे। ABCD का भी सबका अलग अलग मतलब है, और ये स्मॉल लेटर्स का भी है, और भी बहुत सारा था। तो ये था व्लादिमीर सर का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग इस ABCDE को डिटेल में समझते हैं कि A का मतलब कौन सा क्लाइमेट हुआ, B का मतलब कौन सा क्लाइमेट हुआ, और F, स्मॉल एफ लेटर का मतलब कौन सा स्पेशल फीचर हुआ, और स्मॉल W का मतलब कौन सा स्पेशल फीचर हुआ। ये सब हम लोग अभी जस्ट देखते हैं, ठीक है। आप इनको नोट कीजिए। तो ये देखिए, सबसे पहला टाइप A कैपिटल लेटर से है। A टाइप का मतलब होता है कि ये कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। हिंदी में इसका नाम होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। तो इसका पहला टाइप होता है ट्रॉपिकल वेट, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। वैसा रीजन कि जहाँ पे ड्राई सीजन होता ही नहीं है, मतलब वहाँ पेरिनियल, मतलब कि सालों भर बारिश जो है होते रहती है, तो वहाँ कभी सूखा पड़ता ही नहीं है। तो वैसे रीजन को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल वेट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन या जोन, ठीक है। तो ए से देखिए, ए जैसे लिखा हुआ है, यहाँ से ए से आप क्या समझ गए कि ये ट्रॉपिकल है। कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है मतलब क्या, ये जो ट्रॉपिकल रीजन आपको दिख रहा है इसी रीजन का बात हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, मतलब इसी ट्रॉपिकल रीजन में कुछ रीजन ऐसा होगा जहाँ की सालों भर बारिश होते रहती है, तो उसको कहें हम लोग ट्रॉपिकल वेट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ए और एफ, स्मॉल एफ, यहाँ पे देखिए स्मॉल एफ का मतलब है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, मतलब बारिश। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एक बार लिख दिया है सारा शॉर्टकट कोड जो है कि स्मॉल एफ का मतलब क्या हुआ, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, स्मॉल एम, स्मॉल एस, और यहाँ पे कैपिटल एस, कैपिटल डब्ल्यू थोड़ा एक्सेप्शन केस है, और कैपिटल टी और कैपिटल एफ, और फिर लास्ट में ये ABC का मतलब क्या हुआ। तो आप यहाँ से समझना रिलेट करके, ठीक है, कनेक्ट करके। मैंने लिख दिया कि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, शॉर्ट में क्लास निकल जाए, क्योंकि ज़्यादा फिर लंबा जाने से आप लोग बोर भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आसान बनाया जाए। तो ये हो गया नो ड्राई सीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। AF देखिए, एफ का मतलब प्रेसिपिटेशन। ट्रॉपिकल मानसून, इसी ट्रॉपिकल रीजन में जो है मानसून का भी है, मानसून विंड आती है, उससे कारण मानसून वेदर भी होता है शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे कि हमारा इंडिया भी इसी के अंदर आता है। तो इंडिया का क्लाइमेट भी कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून है। अगर ओवरऑल इंडिया का क्लाइमेट पूछा जाए तो माना जाता है ट्रॉपिकल मानसून। AM, ए से हो गया। फिर देखिए कैपिटल ए मतलब ट्रॉपिकल, और स्मॉल m का मतलब यहाँ पे देखिए मानसून है, तो ये मानसून हो गया। शॉर्ट ड्राई सीजन, यहाँ पे क्या होगा, ड्राई सीजन तो होगा, सूखा पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। आप लोग देखते भी होंगे कि मई के सीजन में जो है सूखा पड़ जाता है। जून में भी अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो उस समय भी सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट ड्राई सीजन हो गया ट्रॉपिकल मानसून। सब अभी सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन की बातें हो रही हैं। और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ए हो गया ट्रॉपिकल। W से हो गया मतलब यहाँ पे विंटर ड्राई सीजन। यहाँ विंटर वैसा रीजन जहाँ की ट्रॉपिकल रीजन में वैसा रीजन जहाँ की ठंडा होता है और काफ़ी ड्राई होता है, ठीक है, सूखा ठंडा का सीजन। तो AW का मतलब ये हो गया।
तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब टाइप ए का मतलब है। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी, ठीक है। तो बी का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, मतलब शुष्क जलवायु, मतलब वैसा रीजन जहाँ की बहुत कम बारिश होती है या फिर ना ही होती है, तो वैसे रीजन को जो है डाला गया आपका ड्राई क्लाइमेट में, मतलब ग्रुप नंबर बी में डाला गया। बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट, हिंदी में शुष्क जलवायु। तो पहला है सब ट्रॉपिकल स्टेपी, ये दोनों जो है ये लो लेटीट्यूड है, ये क्या है, लो लेटीट्यूड है। लो लेटीट्यूड सब ट्रॉपिकल स्टेपी और है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी जो है वो है सेमी एरिड या ड्राई। सेमी एरिड या फिर ड्राई का मतलब, सेमी एरिड मतलब, एरिड का मतलब क्या होता है, पूरा वर्षाहीन जहाँ बारिश ही नहीं होती है। सेमी एरिड मतलब वैसा रीजन जहाँ थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है, मान सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और एरिड का मतलब हो जाता है फुल ड्राई सीजन, मतलब कि होती ही नहीं है, ना के बराबर 10 सेंटीमीटर भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे रीजन को इन्होंने कहा सब ट्रॉपिकल स्टेपी, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। और मिड लेटीट्यूड स्टेपी और मिड लेटीट्यूड डेजर्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ये चार जो पार्ट है थोड़ा लेटीट्यूड का यहाँ फेर हो गया है। तो लो लेटीट्यूड और मिड लेटीट्यूड। तो लो लेटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि कम लेटीट्यूड, मतलब कि ये लेटीट्यूड जो है जो कम होगा, जीरो से थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल है तो मतलब ये रीजन है 23.5 से 38, तो हो सकता है 23 से 25 या 27 28 तक जो होगा वो लो लेटीट्यूड हो गया। अब मिड लेटीट्यूड मतलब ना ऊपर ही ना बीच, एकदम बीच में थोड़ा सा एक पतला ऐसा लाइन गया होगा, उस रीजन में होता है सब ट्रॉपिकल मिड लेटीट्यूड एरिड रीजन या फिर ड्राई रीजन। तो आपको ये शुष्क जलवायु जो है अक्सर नॉर्थ में ये जो ब्लैक जो दिख रहा है सब ट्रॉपिकल रीजन, इसमें ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आप गौर करेंगे कि हमारा इंडिया भी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है कहाँ से, ठीक गुजरात से होते हुए गुजरती है। गुजरात के ऊपर क्या है, गुजरात के ऊपर है राजस्थान। राजस्थान में क्या है, थार डेजर्ट है। तो गुजरात से थोड़ा ऊपर मतलब 23.5 से ऊपर, 23.5 से ऊपर जैसे हो गया कि वो राजस्थान आ गया। राजस्थान आ गया मतलब ये सब ट्रॉपिकल में आ गया। सब ट्रॉपिकल मतलब एरिड या सम एरिड, ठीक है, मतलब सूखा मतलब वर्षा ना के बराबर। तो समझ रहे हैं, इस ऐसे रीजन को इन्होंने डाल दिया इसमें टाइप बी में। समझ गए आप बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप सी और टाइप डी। अब है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं समशीतोष्ण जलवायु। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, अच्छा ह्यूमिड से आप लोग समझ रहे हैं, ह्यूमिड बना है ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर पार्टिकल्स जो मौजूद है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो नो ड्राई सीजन, ह्यूमिड है तो ड्राई कहाँ से रहेगा, ह्यूमिड मतलब क्या, वहाँ पे पानी है, ठीक है, वहाँ बारिश होती है इसलिए एटमॉस्फेयर में पानी है, तो ड्राई होने का बात ही नहीं, ह्यूमिड लग गया तो। वार्म समर, ठीक है, ड्राई सीजन नहीं होगा लेकिन समर सीजन होगा, गर्मी पड़ेगी लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी, आप सह सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप है इसमें मेडिटेरेनियन। देखिए सी, सब में सी लगा हुआ है। सी का मतलब हो गया वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट लगा हुआ है मतलब इस रीजन की कहानी है। ये 23.5 से 66.5 तक का जो है टेम्परेट रीजन, इसका ही कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ है सब ट्रॉपिकल, तो मतलब क्या बताए थे कि ये पूरा टेम्परेट हुआ, और टेम्परेट में ही जो लोअर टेम्परेट है और ट्रॉपिकल के बाद ठीक जो है ये रीजन जो है सब ट्रॉपिकल है। तो मतलब टेम्परेट में सब ट्रॉपिकल का बात हो रहा है, मतलब इस रीजन का बात हो रहा है। तो यहाँ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मतलब नो ड्राई सीजन, वार्म समर। अब है मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय। तो मेडिटेरेनियन सी के पास जैसा क्लाइमेट है उसको एक अलग कैटेगरी बना दिया गया। देखिए CSA, एस का मतलब समर ड्राई सीजन और ए का मतलब हॉट समर, सूखा भी पड़ेगा और बाहरी गर्मी भी पड़ती है मेडिटेरेनियन के आसपास। तो मेडिटेरेनियन के आसपास कौन कौन सा कंट्री है, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता तो पता कर सकते हैं, या फिर मैं जब फिजिकल ज्योग्राफी में इस चैप्टर को क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करूँगा तो वहाँ आप लोग डिटेल में अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब है मेरीन वेस्ट कोस्ट, CFB। सी का मतलब हो गया
वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है। एफ का मतलब हो गया प्रेसिपिटेशन कि वहाँ बारिश होगी। बी का मतलब हो गया वार्म समर, गर्मी होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, नो ड्राई सीजन, सूखा नहीं पड़ेगा, बट वार्म एंड कूल समर, ये समुद्र किनारे होगा। लिखा ही हुआ मरीन वेस्ट कोस्ट, मतलब समुद्र के किनारे ये क्लाइमेट जो है होता है। जैसे आप साउथ इंडिया में देख लीजिए, दिन में गर्मी रहेगी लेकिन रात में ठंडा लगेगा, बिना कंबल का आप सो नहीं पाएंगे। और दिन में भी आप रोड पे रहेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे ही किसी बिल्डिंग के अंदर जाएंगे कि आपको फिर नॉर्मल लगने लगेगा। तो गर्मी तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वैसा क्लाइमेट को इन्होंने डाल दिया मरीन वेस्ट कोस्ट, ठीक है। अब डी का मतलब होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है, या फिर उसको हम लोग कंटिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हैं। तो डी का मतलब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट या फिर कंटिनेंटल क्लाइमेट, महाद्वीपीय जलवायु। इसका पहला है ह्यूमिड कंटिनेंटल, DFA या फिर बी। डी का मतलब हो गया यही कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट या फिर कंटिनेंटल। एफ का मतलब हो गया बारिश होगी यहाँ भी। और ए या बी, ए मतलब हॉट समर, बी या वार्म समर, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ सकती है या फिर कम गर्मी भी हो सकती है। तो नो ड्राई सीजन, सीवर विंटर, यहाँ ड्राई सीजन नहीं होगा लेकिन ठंड जो है वो खतरनाक पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आता है सब आर्कटिक, क्या है, सब आर्कटिक रीजन, DW या फिर DFC, कूल समर। एफ का मतलब यहाँ भी बारिश होगी, और डी का मतलब देखिए यहाँ भी एफ लगा हुआ है तो नो ड्राई सीजन, एफ नहीं रहता तो ड्राई सीजन होता, यहाँ भी एफ लगा हुआ मतलब नो ड्राई सीजन, लेकिन ड्राई विंटर, वेरी सीवर, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी तक हो जाती है। तो उस रीजन को डाल दिया गया कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट में, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं ई, और एक और होता है एफ, ठीक है, नहीं सॉरी एच क्लाइमेट, वो बाद में जोड़ा गया है, उसका भी मतलब क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब है ई का मतलब होता है, ई लिटर का मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट या फिर पोलर क्लाइमेट, हिंदी में ध्रुवीय, पोल पे जो होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन में ऐसा ही क्लाइमेट होता है। तुंद्रा रीजन में जो होगा वहाँ नो ट्रू समर, वहाँ गर्मी वर्मी नहीं करेगा, ठंडा ही रहेगा हमेशा। और एक हो गया पोलर आइस कैप, एफ का मतलब आइस कैप, इसका मतलब होता है वैसा रीजन जहाँ की पेरिनियल आइस होता है, मतलब सालों भर वहाँ बर्फ ही जमा रहता है। तो वैसा कौन रीजन हो गया, आर्कटिक रीजन हो गया और अंटार्कटिक रीजन हो गया। तो वहाँ के क्लाइमेट को किस कैटेगरी में डाला गया, ई में, मतलब कोल्ड क्लाइमेट या फिर पोलर क्लाइमेट, मतलब ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। उसके बाद एक आता है हाईलैंड क्लाइमेट, क्या आता है, हाईलैंड क्लाइमेट, एच का मतलब हाईलैंड क्लाइमेट का मतलब हो गया हाईलैंड विथ स्नो कवर, वैसा ऊंचा स्थान जहाँ की बर्फ़ जमा होता है, ठीक है, जहाँ बर्फ़ होता है, जैसे कि हम लोग अपना हिमालयन माउंटेन रेंज को ले सकते हैं जहाँ जहाँ बर्फ़ जमा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ एल्टीट्यूड के कारण जो है ठंडा है, यहाँ किसके कारण क्लाइमेट ठंडा है, जिसकी वजह से वहाँ बर्फ़ जमा हुआ है, ड्यू टू इट्स एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई के कारण, ठीक है। तो वो क्लाइमेट जो है, वो रीजन उस तरह का क्लाइमेट वाला, हाईलैंड वाला, जहाँ ठंडा बर्फ़ जमा हुआ है, वो सबको डाल दिया गया हाईलैंड क्लाइमेट में, मतलब एच में, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया, इसी के साथ ये ख़त्म। अब हम लोग घुसेंगे NCERT का जो क्लाइमेट चैप्टर है, वो उसका जो बातें वहाँ हुई हम लोग अब उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अब हम लोग को ठीक ठाक समझ में ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। और मेरे साइड में जो है आपको इंडियन मैप पे इंडियन का क्लाइमेट रीजन, कोपेन क्लाइमेट रीजन, वो भी दिख रहा होगा, किस स्टेट में, मतलब किस तरफ कैसा क्लाइमेट है। और अब इतना समझा दिए हैं तो आप उसके कोडिंग से समझ जाएंगे कि वहाँ कैसा मौसम करता है, और उसका नाम, उसका कोडिंग जो है वैसा क्यों हुआ है, ठीक है। और नहीं तो फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब करवाएंगे एक बार फिर से, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, एक बात और, इससे रिलेटेड इसका जो PDF है, ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो सब आप इसके साथ में, इस वीडियो के साथ में लिंक किया हुआ है, आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।